अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मलिक तहसीन अपनी नई वीडियो के साथ। आज की मेरी वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैंने यूरोप का शेंगेन वीज़ा कैसे हासिल किया था। मैं आज एक बड़ी खूबसूरत जगह पे हूं। पहले मैं आपको ये थोड़ा सा इधर का नज़ारा कराता हूं, फिर आपको बताता हूं कि मैंने वीज़ा कैसे लिया था, क्या प्रोसेस था, कौन सी चीज़ें मैंने फ़ॉलो की और मैं जिसमें कामयाब हो गया शेंगेन का वीज़ा हासिल करने में। तो मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि हो सकता है कि आपकी भी हेल्प हो जाए इसमें, आप भी ये तरीका अपनाएं और किसी पे डिपेंडेंट ना रहें कि यार मेरा वीज़ा लगवा दो, किसी एजेंट के पीछे ना भागें। या आपका माइंड जो है ना क्लियर हो जाए कि ये थ्योरी है क्या क्या करना पड़ता है कि आपको वीज़ा मिल जाए। तो कोई इतनी साइंस नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा आपने सब्र करना है, थोड़े बहुत आपके पैसे लगते हैं, थोड़ा हौसला रखना है तो आपको वीज़ा मिल जाता है। तो चले मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, कितनी प्यारी जगह है। ये यूरोप का एक बहुत खूबसूरत टाउन है। कंट्री का नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये एक टाउन है बड़ा खूबसूरत। तो ये देखें ज़रा इधर वेदर कैसा है। इस वक्त है 26 डिग्री और बड़ी मज़े की हवा चल रही है। और ये देख सकते हैं आप खेतों के अंदर कैसे गाँव बने हुए हैं। इन लोगों को गाँव में रहने का बड़ा शौक है, ये नेचर को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और ये कुछ घर इस तरफ भी हैं, छोटी छोटी आबादियाँ, छोटे छोटे विलेज बने होते हैं इधर। और ये बड़ी प्यारी लेक है। बच्चे गए थे पिछले दिनों स्कूल वालों के साथ ट्रिप पे, तो वो बता रहे थे कि बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा वहाँ बोटिंग वगैरह है और सैंडी बीच बनाई हुई है उन्होंने बच्चों के खेलने के लिए। मैं तो अभी तक नहीं गया, मेरा विज़िट नहीं हो सका, मैं भी यहाँ करीब जाऊँगा इंशाल्लाह। और ये देखें आप किस तरह की नीचे ये वैली का नज़ारा है। और ये मैं बिल्कुल टाउन के एज पे खड़ा हूँ। अगर मैं आपको इस तरफ थोड़ा करके कैमरा दिखाऊँगा तो ये आबादी है और ये घर बने हुए हैं। ये सारा टाउन जो है दीवारों के अंदर गिरा हुआ है। तीन तरफ इस टाउन के दीवारें हैं। ये दीवार जाती है, ये तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में आती हैं ये दीवारें, और सारा टाउन इसके अंदर है। और ये बाहर का नज़ारा है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने शेंगेन वीज़ा कैसे हासिल किया था। ये बाहर जाने की स्टोरी मेरी तकरीबन 2020 से स्टार्ट होती है। मेरा ठीक बिज़नेस था कंस्ट्रक्शन का पाकिस्तान में, लेकिन आपको पता है कि हर बंदा चाहता है अपना बेटर फ्यूचर। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा मज़ीद बेटर फ्यूचर के लिए मुझे किसी बाहर कंट्री में कुछ अर्सा गुजारना होगा, वहाँ जाना होगा। वीज़ा सबसे पहले तो पता है आपको वीज़ा हासिल करना होता है, बाकी मामला तो आपने इधर आके देखने होते हैं। जैसा कि आपने यहाँ आके डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं कि किन किन कैटेगरीज में आपको डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, वो एक अलग से स्टोरी है। सबसे पहले तो काम होता है कि यहाँ पर पहुँचा जाए, कैसे पहुँचा जाए। तो थोड़ा मैं कैमरा सेट कर लूँ। हाँ जी। तो इसमें यह है कि मुझे एकदम से समझ लें, एकदम से तो नहीं, ज़रूरत के साथ ही आपको पता है कि ये मामला तो होते हैं बाहर जाने वाले। बंदा सोचता है फ्यूचर के बारे में, तो फिर बंदा प्लानिंग करता है कि मुझे किस कंट्री में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए जाके वहाँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एकदम से ये आपकी लाइफ का मामला होता है। ख़ासकर जिस बंदों ने फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करना होता है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें ख्याल करके आना चाहिए कि कौन सा कंट्री हमें जल्दी वीज़ा दे देगा, कौन सा कंट्री हमें जल्दी डॉक्यूमेंट्स दे देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना प्री प्लान होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि हमें किसी भी यूरोप के कंट्री का वीज़ा मिल जाए और हम वहाँ चले जाएं और जाके ज़िंदगी स्टार्ट कर दें। ऐसे नहीं होता, सारे कंट्रीज़ का तरीकाकार हो रहा है, सारे कंट्रीज़ में मामला डिफरेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक शहर से दूसरे शहर अगर हम जाते हैं तो कितनी मुश्किलात हमें दरपेश होती हैं। तो ये तो दूसरे कंट्रीज़ हैं, यहाँ की लैंग्वेज भी डिफरेंट है, कल्चर भी डिफरेंट है, और यहाँ आके आपको पता है कि रोज़मर्रा के अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको सोच के आनी होती हैं कि कौन से कंट्री में जाना है, जाके आप क्या कर सकते हैं वहाँ, उसकी तैयारी आपको पहले करनी चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं यूरोप के किसी कंट्री में जाऊँगा और वहाँ जाके अपनी सेटिंग करूँगा। मेरा टारगेट था 3-4 कंट्रीज़ में मैंने टारगेट किए हुए थे, उनके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन भी सारी ली थी। तो उसके बाद मैंने उस पर तैयारी करना शुरू कर दी। तो इससे पहले जब मुझे ये चीज़ों का नहीं पता था कि वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं, तो उससे जो रवायती तरीका पाकिस्तान में एजेंट वाला, तो मैंने एक दोस्त की मदद ली और एजेंट ढूंढना शुरू कर दिया। एजेंट को हमने पासपोर्ट दिया, तकरीबन 6 महीने तक उसने वेट कराया। उसके बाद पता चला कि जी कोई काम नहीं हो रहा, सारा ऐसे ही ड्रामा ही है। तो इस तरह 6 महीने वेस्ट हो गए। फिर एक बंदे से बात की, फिर दोबारा टाइम वेस्ट हो गया। तो इस तरह करते करते तकरीबन 1-1.5 साल ऐसे ही गुजर गया। तो मैंने खुद से सोचा, मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि यार आप वो तरीकाकार क्यों नहीं अपनाते, ये जो एजेंट जो है आपका अप्लाई करते हैं, तो आप खुद से ये काम क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने वो चीज़ें जांच पड़ताल करना शुरू की। मैंने देखी कि ये चीज़ें होती क्या हैं, वीज़ा अप्लाई होता कैसे है, इसमें साइंस क्या है।
हर बंदा कर सकता है, लेकिन ये है कि पता नहीं होता चीज़ों का। तो मैंने डिसाइड किया कि जी मैं खुद करूँगा ये सारी चीज़ें। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे एक अच्छा बंदा मिल गया जिसने मुझे सारा गाइड किया इस बारे में कि ये तरीक़ाकार होते हैं, इस तरह आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है और आपको वीज़ा मिल जाता है। तो उस पर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने सबसे पहले ये किया, वो भाई की हेल्प ली मैंने। तो मैंने ये किया कि उन भाई ने मुझे सबसे पहले कहा कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तो आपके बनते रहेंगे, सबसे पहले आप अपना जो है पासपोर्ट है इसको स्ट्रॉन्ग करें। पाकिस्तानी पासपोर्ट की वर्थ बहुत कम है, इसलिए आपको इस पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विज़िट करने होंगे। तो मैंने अपना विज़िट स्टार्ट किया सबसे पहले। इससे पहले 2010 में मैं दुबई में पावर स्टेशन में एज ए फील्ड ऑपरेटर काम कर चुका था। तो थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस भी था कि वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, कैसे मामला होते हैं, ट्रैवलिंग कैसे होती है। बहरहाल मैंने सबसे पहले तुर्की का वीज़ा अप्लाई किया, जो कि मुझे तकरीबन 3 दिन के अंदर वीज़ा मिल गया। तुर्की का वीज़े की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि तुर्की वाले डॉक्यूमेंटेशन मांगते हैं। डॉक्यूमेंटेशन मतलब जैसे दुबई का आप अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ पैसे देने होते हैं और पासपोर्ट देना होता है, आपका वीज़ा मिल जाता है। लेकिन तुर्की के वीज़े के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो आपके पास अगर पूरे होते हैं तो आपको वीज़ा 90% मिल जाता है। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है वो वीडियो के एंड में मैं बताता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी बताऊँगा। तो सबसे पहले मैंने तुर्की का वीज़ा अप्लाई किया। तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने के बाद मैंने सोचा कि अभी पासपोर्ट की ज़्यादा वर्थ नहीं बनी, और तो मैंने थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर का भी एक विज़िट किया। कंबोडिया का भी मैंने विज़िट किया। कंबोडिया का वीज़ा मैंने पाकिस्तान से नहीं लिया था, बाकी सारे मैंने वीज़े पाकिस्तान से लिए थे कंसल्टेंट की हेल्प से। कंसल्टेंट भी अच्छा मुझे मिल गया था, उनका भी मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनसे रब्ता करके थोड़े रेट में वीज़े लगवा सकते हैं, जिसमें यह है कि आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बाद में आपको वीज़ा अप्लाई करने में मदद मिलेगी। तो ये आपने काम करना है कि सबसे पहले आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लेना होता है। बैंक अकाउंट जब आपका ओपन हो जाता है तो आपको अपनी रोज़मर्रा की जो काम है, किसी से लेन देन, कोई शॉपिंग वगैरह, तो सारे आपको अपने ATM कार्ड के ज़रिए ही सारे मामला करने चाहिए। बल्कि आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होनी चाहिए जिससे आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। अगर आपने किसी से कोई चीज़ ख़रीदी है तो उसकी पेमेंट आप अपने ऐप से करें। मतलब आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिसमें आप कल को जब अप्लाई करते हैं तो उन्हें बता सकें कि मैं जी मेरा बिज़नेस है, तो ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है। तो उसमें आपने अपने लिंक्स बताने हैं कि जी मैं डॉक्यूमेंट्स ये मेरे बैंक स्टेटमेंट है और ये मेरा कारोबार है, ये मेरी आप वर्थ देख सकते हैं बिज़नेस की। क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका NTN और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, वो ही चीज़ें बताती हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप कितने मालदार हैं। और जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो हमने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना होता है, तो जब हम वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो आपने दिखाने होते हैं उसमें कि आपके क्या रिलेशन है अपने बिज़नेस के साथ, आप क्या तरीक़ाकार है। तो ये है कि सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, उसके बाद आपने अपना बिज़नेस रजिस्टर कराना होता है। मोस्टली लोगों के पास तो बिज़नेस होता नहीं है, वो उन्होंने ऐसे ही शो कराना होता है। आपको पता सारे काम है जो है वो वकील वगैरह या कंसल्टेंट कर लेते हैं। तो आपने अपना बिज़नेस रजिस्टर कराना होता है। अगर आपके पास कोई जेन्युइन बिज़नेस है तो उसके डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो सबसे बेहतर है। आपने बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के लिए अपना NTN बनवाना होता है, और आपको वीज़ा अप्लाई शेंजन करने के लिए 2 साल की टैक्स रिटर्न रिक्वायर्ड होती है। आपने वीज़ा अप्लाई करना है, करने से पहले अपना NTN बनवा लेना है, 2 साल की टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट जब आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है अप्लाई करना होता है आपने, तो तकरीबन आपके पास 20 लाख तक रकम होनी चाहिए अगर आप अकेले करना है। अगर आप फैमिली के साथ कर रहे हैं तो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए आपके पास जमा होना चाहिए, और जो आप उसमें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो उसके अलावा होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो 30 में ही आप ऊपर नीचे रकम को करते रहें। 30 आपका पड़ा हो, हर महीने आपके कुछ 10, 15, 20 हज़ार उसमें इजाफा होता हो, इस तरह है। ये नहीं है कि आपका 30 पड़ा हुआ है और 25 अगले महीने 25 होगा, उसमें से ट्रांजैक्शन करें, ऐसे नहीं। 30 पड़ा है तो वो 31 लाख हो जाए अगले महीने, और ट्रांजैक्शन अलग से हो। ये चीज़ें होती हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए, टैक्स रिटर्न हो गई, NTN हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गई। इसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो बन गई होती है उसके पेपर आपके पास हो गए, मतलब जो वीज़ा लगे होते हैं आपके पासपोर्ट पे, और आपका पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गया। और इसके अलावा जो टैक्स रिटर्न होती हैं उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ मैं। टैक्स रिटर्न जो है आपने अपने टैक्स वाले वकील से इस तरह बात करनी है कि जी मैंने वीज़ा अप्लाई करना है बाहर के लिए, तो ये ना हो आप मुझे टैक्स से बचाते रहें। मोस्टली लॉयर वगैरह ऐसे ही करते हैं कि अपने क्लाइंट को टैक्स वगैरह नहीं पढ़ने देते, बचाते हैं। तो आपने अपने वकील को कहना मैंने जी वीज़ा अप्लाई करना है, तो मुझे आप टैक्स जो मुझ पर लागू होते हैं वो मुझे डलवाएं, ताकि मैं कल को एम्बेसी को ये यकीन दिला सकूँ कि मैं टैक्स पेयर हूँ इस कंट्री का, मैं ये काम कर रहा हूँ, ये कारोबार है मेरा, इस पर मैं टैक्स दे रहा हूँ।
तो ये चीज़ है। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, कोई जेवर वगैरह है, इस तरह की चीज़ें हैं, कोई और आपके पास असासा जाता है, तो सारे आपने टैक्स वाले वकील को बताएं और उसमें शो कराएं, ताकि आपके जो टाइज़ हैं अपने कंट्री में वो आप शो करा सकें। तो इसके अलावा जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, MRC बोलते हैं उसको, FRC होती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और आपका पासपोर्ट जो है वो तकरीबन 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए जब आपने अप्लाई करना है। आपके पास वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर होनी चाहिए 35x35 की। बेहतर है कि आप ऐसे बंदे के पास पिक्चर बनाने के लिए जाएं जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पता हो। ये फालतू जगह से आप तस्वीरें ना बनाएं, क्योंकि अक्सर लोगों के वीज़ा तस्वीर पे भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी अहम है पिक्चर के बारे में। और इसके अलावा जब आपने अप्लाई करना होता है, अप्लाई करने के टाइम पे आपने अपने जो है सारी फ़ाइल तैयार करा के, बेहतर है कि आपने ये काम पहली दफ़ा करना है, क्योंकि मैंने भी ये काम पहली दफ़ा किया था तो मैंने खुद से नहीं किया था। अब मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि उस वक्त मेरे लिए ये नया काम था, तो इसलिए मैंने कंसल्टेंट की हेल्प ली थी। कंसल्टेंट आपको पता है कि ज़्यादा फ़ीस नहीं लेंगे अगर आपको अच्छा कंसल्टेंट मिल जाए जिसको यूरोप की फ़ाइलिंग का पता हो। तो वो तकरीबन 50-60 हज़ार में आपका सारे मामला जो है ना क्लियर कर देते हैं। 50-60 हज़ार में वो आपकी सारी फ़ाइल भी तैयार कर देते हैं, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी बना देते हैं, आपका जो टिकट रिजर्वेशन होती है वो भी तैयार कर देते हैं, और आपकी होटल बुकिंग ये भी बड़ी ज़रूरी होती है, ये भी चीज़ें तैयार कर देते हैं। और मोस्टली कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं शेंजन के जो इंटरव्यू लेते हैं, और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो जिनके थर्ड पार्टी जैसे BLS है, VFS है, जेरी है, वो डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं। और जो डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं ना, मैंने फ्रांस का वीज़ा के लिए फ़ाइलिंग तैयार की थी, तो फ्रांस का वीज़ा मैंने हासिल किया था, तो मेरा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में मैं जब अपीयर हुआ था तो मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखे थे। अपॉइंटमेंट आपको चाहिए होती है एम्बेसी जाने के लिए। मैं इस्लामाबाद एम्बेसी गया था, मेरे पास अपॉइंटमेंट थी। अपॉइंटमेंट का भी बड़े इशू है, वो एक अलग से चीज़ है, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। फ्रांस के जो अपॉइंटमेंट है उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है अपने पेज पे, तो वो आप देख सकते हैं जाके कि अपॉइंटमेंट कैसे हासिल करते हैं। अपॉइंटमेंट डे पे आपको एम्बेसी जाना होता है। एम्बेसी जाके आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं, आपने इंटरव्यू की तैयारी भी करके जानी होती है। इंटरव्यू में आपने उन्हें ये बताना होता है, या आपने उन्हें कॉन्फिडेंस से शो कराना होता है कि जी मैं आपके कंट्री में जा रहा हूँ, ये फ़लाँ मेरी आपके कंट्री की जगह हैं जहाँ पे मैंने विज़िट करना है, और ये मेरे 1 हफ़्ते का प्रोग्राम है। 1 हफ़्ते से ज़्यादा आपने ट्रैवल प्लान नहीं अपना बनाना। ट्रैवल प्लान जो है ना बाकायदा तौर पे आपने उन्हें एक पेपर पे लिख के देना। वो आपका कंसल्टेंट जो है वो ही तैयार करेगा कि ट्रैवल प्लान किस तरह का होता है। ट्रैवल प्लान में वो बताते हैं कि ये बंदे की फैमिली टाइज़ है इस कंट्री में, ये बंदा यहाँ पे अपने कंट्री में वेल सेटेड है, इसका ये बिज़नेस है, और ये आपके कंट्री में जाएगा और ये फ़लाँ जगहों पे जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको अच्छा कंसल्टेंट मिल जाता है, अच्छी फाइलिंग कर देता है, तो आपकी टेंशन नहीं होती है। आपने सिर्फ उन्हें फ़ीस अदा करनी होती है, वो सारी चीज़ें आपको समझा देते हैं कि इंटरव्यू आपका किस तरह का होगा। बड़ा शार्ट सा इंटरव्यू होता है, वो आपके जो आप फाइल देते हैं उसके रिलेटेड ही आपसे पूछते हैं कि आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप कब वापस आएँगे, आप हमारे कंट्री में जाके कौन कौन सी जगह विज़िट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद जब आप अपनी फ़ाइल जमा करा देते हैं तो आपको अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करना होता है। तो आपका रिज़ल्ट जो है वो भी कुछ दिन में ही आ जाता है। फ्रांस का तो तकरीबन 2 हफ़्ते के अंदर आ जाता है, जर्मनी का भी ऐसे ही, नीदरलैंड का भी ऐसे ही है, और लेकिन कुछ कंट्रियाँ स्पेन, इटली वगैरह ये 2-2 महीने भी लगा देते हैं। तो ये चीज़ होती है। हो सकता है इसमें मैं कुछ स्किप कर गया हूँ, लेकिन यही स्टोरी थी। 2 साल मैंने 1.5 साल ऐसे ही ज़ाया कर दिया लोगों एजेंटों के पीछे। जब एक बंदा अच्छा मिल गया, उसने सारा तरीकाकार बता दिया कि ऐसे अप्लाई होता है, तो फिर मैंने बिल्कुल उन्हीं भाई के नक्शे कदम पे चल के तो वीज़ा लिया। उन्होंने भी ऐसे ही वीज़े लिए थे, वो भी काफ़ी कंट्री में फिर के आए थे। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये ट्रेन है, ये असल में टूरिस्ट एरिया है। तो ये ट्रेन है क्योंकि इसका वॉकिंग डिस्टेंस तकरीबन 4 किलोमीटर है, तो जो ज़्यादातर बूढ़े लोग हैं वो इसमें बैठ जाते हैं, और ये दीवार के साथ साथ जाती है। ये पूरे सिटी को जो है ना कवर करती है ये दीवार, और लोग इसका बड़ा इंजॉय करते हैं, यहाँ आके विज़िट करते हैं। मैंने तो पैदल भाग के ये विज़िट की हुई है जगह। तो ये चीज़ें होती हैं। इस तरह आपने वीज़ा लेना है, मैंने भी इसी तरह लिया था, इसमें कोई ऐसे मामला नहीं थे। लेकिन ये है कि मैंने तो आपको जल्दी में सारे डॉक्यूमेंट्स बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स शेंजन वीज़े के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन हर डॉक्यूमेंट्स को किस तरह तैयार करना है, जैसे बैंक स्टेटमेंट है, ये आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट से आंसर दूंगा जिसमें आपको तकरीबन समझ आ जाएगी, हर चीज़ की समझ आ जाएगी आपको। जिसमें आपने NTN के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि वो किस तरह होता है, बैंक स्टेटमेंट किस तरह होती है, टैक्स रिटर्न किस तरह मेंटेन करते हैं, और कवर लेटर बड़ा अहम होता है,
वो किस तरह होता है। और एक चीज़ और है, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपने अपने बिज़नेस का लेटर हेड भी उन्हें देना होता है। बिज़नेस का लेटर हेड जो है वो ये बिज़नेस का लेटर हेड से मुराद ये है कि आपने ये दिखाना होता है कि ये मेरा बिज़नेस है और इस बिज़नेस के नाम पे मैं ये काम कर रहा हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसकी तफसील मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप ये सारी चीज़ें देखिएगा, फॉलो कीजिएगा अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं खुद से, तो ये सारे मामला होते हैं। तो आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा उसका। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।